हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसका जो फर्स्ट चैप्टर था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसको हम कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर करेंगे जियोग्राफी का, जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है। तो इस चैप्टर के अंदर हम फॉरेस्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे कि इनका कंजर्वेशन, फॉरेस्ट का कट होना, कि कितनी सारे स्पीसीज वगैरह हैं, इन सबको हम डीपली इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, ये 10th क्लास का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, जो कि हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, फर्स्ट है मेन, हम सबसे पहला वर्ड हमारे सामने आता है फॉरेस्ट। इस चैप्टर का नाम ही ये है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट क्या होते हैं, जैसा कि सब जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे जंगल होते हैं, जहां पर एनिमल्स रहते हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। तो उनके जो हैबिटेट्स वगैरह हैं वो क्या है, वो जंगल ही है जहां पर वो सरवाइव कर पाते हैं। तो हमारे लिए जो फॉरेस्ट है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, वाइल्ड लाइफ का होना या ना होने से जो ह्यूमन बीइंग्स है उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन। देखिए, तो इंट्रोडक्शन में ही क्या है, आवर अर्थ इज होम फॉर मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो अर्थ है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, क्या इस पे सिर्फ हम अकेले रह रहे हैं या हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि नो मैम, हमारे अलावा भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स तो इस पे रह ही रहे हैं, साथ साथ में जो लिविंग बीइंग्स है, जो लिविंग बीइंग्स है ह्यूमन के अलावा भी बहुत सारे, देखो प्लांट स्पीसीज हो गई, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स वगैरह हो गई, ये सारे के सारे क्या है, लिविंग बीइंग्स, जो कि कहाँ सरवाइव कर रहे हैं, इस अर्थ पर सरवाइव कर पाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अगर स्टार्टिंग की बात करें हम, कि जो ह्यूमन बीइंग की स्टार्टिंग हुई थी या फिर किसी भी लिविंग बीइंग की जो स्टार्टिंग हुई है, वो कहाँ से हुई है? वो हुई है आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से स्टार्टिंग हुई है। बैक्टीरिया हो गए, लिंचेस हो गए, बैनियन ट्रीज हो गए, एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल। अगर हम किसी छोटे से छोटे इंसेक्ट की बात करें, किसी बड़े से बड़े एनिमल की बात करें, जैसे आपका एलिफेंट हो गया, ब्लू व्हेल वगैरह हो गई, इन सबका जो बॉर्न हुआ है, ये सब जो बने हैं वो किससे बने हैं? उनका बॉर्न हुआ है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद में ये सारी चीजों में डिवाइड होते होते चला जाता है। आज हम जितने भी स्पीसीज देखते हैं, कहीं ना कहीं वो इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फॉर्म हो पाई है, इनका फॉर्मेशन हुआ है। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, इतनी बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी होता है जिसमें देखो प्लांट्स की कितनी सारी स्पीसीज हैं, कितने सारे टाइप्स के प्लांट्स हैं, एनिमल्स की कितनी सारी स्पीसीज है, इंसेक्ट्स की कितनी सारी स्पीसीज हैं। तो ये सब क्या है हमारी? ये सारी की सारी हमारी बायोडाइवर्सिटी है। तो हम पूरी एंटायर हैबिटेट, इस पूरी अर्थ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बीइंग पाए जाते हैं। वही क्या होता है हमारा? बायोडाइवर्सिटी होता है। एंटायर हैबिटेट मतलब, अब आप देखो ह्यूमन बीइंग्स के जो घर है वो अलग है, एनिमल्स के अलग है, कितने सारे टाइप्स के आप हैबिटेट देखोगे जिसमें सारे के सारे अलग अलग रहते हैं। तो ये क्या है हमारा? We live in has immense biodiversity। तो हम एक बायोडाइवर्सिटी वाले प्लेस में रहते हैं। तो इसको और डिटेल में भी हम नीचे सब पढ़ेंगे, जब हम बायोडाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। देखो, प्लांट की जितनी भी स्पीसीज है, मतलब किसी भी चीज के कितने टाइप है, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी। एनिमल्स के कितने टाइप्स है, इंसेक्ट के कितने टाइप्स है, बर्ड्स के कितने टाइप्स है, ये सबको मिला लो तो क्या है हमारी? बायोडाइवर्सिटी है। कितने डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बीइंग हमारे पास है, उनका फॉर्मेशन हुआ है। एग्जाम्पल है द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये रिक्रिएट करते हैं। क्या रिक्रिएट करते हैं? क्वालिटी ऑफ एयर,
एयर की जो क्वालिटी है उसको बेटर करते हैं। वी ब्रीथ, जिस एयर को हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसकी क्वालिटी को अच्छा करते हैं। दैट वाटर वी ड्रिंक, वाटर को अच्छा करते हैं। सॉइल, जिस सॉइल में हम प्रोडक्शन करते हैं फूड का, जिसके बिना हम सरवाइव भी नहीं कर सकते, उनकी जो क्वालिटी है उसको ये लोग बेटर करते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, अब प्लांट का छोटा सा एग्जांपल है, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, अगर प्लांट्स हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर एक चीज का इस अर्थ पे उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि एक ह्यूमन बीइंग का है। ओके, ये हमारा इंट्रो था। अब हम पढ़ेंगे, देखिए बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल एक ही मीनिंग है, दोनों का एक ही मीनिंग है, चाहे आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलो या फिर आप बायोडाइवर्सिटी बोलो। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म, कि कितनी फॉर्म ऑफ लाइफ है, कितनी वेराइटी है ऑन द अर्थ। इट कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वे, और इनको डिफरेंट वे में कैसे डिफाइंड किया जाता है, वही क्या होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म। इसमें हम क्या देखते हैं? वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, की कितनी सारी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म है फाउंड ऑन अर्थ, अर्थ पर हमें देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ देयर जेनेटिक डिफरेंस, और उनमें जेनेटिक डिफरेंस भी फेस करने को मिलता है। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। एंड द इकोसिस्टम इन विच दे एग्जिस्ट, और सबका अपना एक इकोसिस्टम है। देखो ये जो इकोसिस्टम जो चल रहा है ना, अगर इसमें से कोई एक स्पीसीज भी हट जाती है तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे वाले पर पड़ने वाला है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम इसलिए चल पा रहा है कि हमारे पास इतनी ज्यादा अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी है। अगर इनमें से एक साइकिल भी मिस होती है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। तो इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए ये पूरी बायोडाइवर्सिटी को हमें देखना पड़ता है। The encompasses the diversity within species, between species and of ecosystem। और ये जो डाइवर्सिटी है विद इन स्पीसीज में, ये जो स्पीसीज में हमारे डाइवर्सिटी है बिटवीन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, लाइक इस टाइप से जो आप बचपन से ही इकोनॉमिक की साइकिल पढ़ते आ रहे होगे, इस टाइप से। ठीक है, ये टाइगर है, अगर टाइगर छोटे छोटे जो एनिमल्स को नहीं खाएगा तो और टाइगर्स खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? टाइगर्स खत्म हो गए, छोटे छोटे एनिमल्स बन गए, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए ये जो डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, इसको ऐसे ही चलने देना चाहिए। अगर एक भी स्पीसीज एंडेंजर होती है या खत्म होती है तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे की पॉपुलेशन पे पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो नेचर ने चीजों को बनाया है वो बहुत ही सोच और समझ के बनाया है कि एक दूसरे के अंडर में ही रहेंगे, वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा। जो ये सारी चीजें एक दूसरे की जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करने में हेल्प करती हैं। ओके, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना क्या होता है? तो सबसे पहले हम फ्लोरा देखेंगे। देखो, फ्लोरा रेफर्स टू ऑल द प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइप। देखो, जो फ्लोरा है वो हमारा प्लांट से रिलेटेड है। जितनी भी प्लांट लाइफ होती है, जितने भी प्लांट है अर्थ पे, उन सबको हम एक कैटेगरी में रखते हैं और उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? फौना। और दूसरा उसका अपोजिट ले लेते हैं, जितने भी एनिमल स्पीसीज है उनको हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं और उसको हम बोलते हैं फौना। रेफर्स टू एनिमल्स टू अ पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड। मतलब एनिमल को, जितने भी एनिमल स्पीसीज है उनको फौना, और जितनी भी प्लांट स्पीसीज है उनको हम फ्लोरा बोलते हैं। ओके, आई होप अब आपको इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड richest country in the terms of vast array और biological diversity। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्री है। किसमें?
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इंडिया एक रिचेस्ट कंट्री है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। मीन्स इंडिया में आपको बहुत सारी प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज देखने को मिलेंगी। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज आपको इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कहाँ फेस करने को मिलेगी आपको? इंडिया के अंदर ही मिलेगी। इसलिए इसको वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री बोला गया है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया में है। देखिए फ्लोरा, फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन। फ्लोरा क्या है? प्लांट लाइफ है किसी पर्टिकुलर रीजन में। इट इंक्लूड्स नेचुरली अकरिंग एंड इंडिजिनस नेटिव प्लांट्स। इसमें जितने भी प्लांट्स है वो सारे के सारे आ जाएंगे। इंडिजिनियस एंड नेचुरली जो प्लांट्स है वो सारे के सारे फ्लोरा में काउंट होंगे। और फोना क्या है? The term fauna represent all the animal species found in a particular region। जो fauna है वो किसी पर्टिकुलर रीजन में जो स्पीसीज पाई जाती है वो है पर्टिकुलर टाइम पे पाई जाती है। These are the naturally occurring animal species of the particular area। ये भी जो नेचुरली होते हैं वो सारी इसमें आ जाएंगे। ओके मतलब फ्लोरा मीन्स प्लांट स्पीसीज और fauna मीन्स एनिमल स्पीसीज। अब यहाँ पे फ्लोरा और फौना के बारे में बात करेंगे बट किसके पर्पस से? इंडिया के पर्पस से। अब तक हम सिर्फ जनरली फ्लोरा और फौना को समझ रहे थे कि व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फौना। अब हम फ्लोरा एंड फौना को इंडिया के पर्पस से समझेंगे कि इंडिया में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है या फिर कितनी इनकी जो नंबरिंग है वो क्या है। देखिए इंडिया इज रिच इन इट्स फ्लोरा। ये हमें पता है कि जो इंडिया है वो रिच है फ्लोरा के लिए। मतलब इंडिया के अंदर जो फ्लोरा है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इट हैज अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कितनी प्लांट स्पीसीज हैं, देखो स्पीसीज का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। ऐसा नहीं है कोई एक प्लांट है लाइक मैंगो का प्लांट है तो मैंगो की 47 ट्रीज है। नो, 47 वेराइटी है हमारे पास प्लांट्स की। मैंगो, आपका बनाना और पपाया हो गया, कोकोनट हो गया, ये इस टाइप से 47,000 हमारे पास स्पीसीज है। 47 ऑफ हमारे पास वेराइटी है। अबाउट 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज और 15,000 हमारे पास फ्लावरिंग स्पीसीज है। फ्लावर का भी मतलब ये नहीं कि अगर रोज का एक फ्लावर है तो 15,000 रोज ही रोज है। नो, रोज हो गया, लिली हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, इस टाइप से हमारे पास 15,000 के करीब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स है। मतलब वैरायटी है इतने टाइप की हमारे पास, अलग अलग तरीके के या अलग अलग तरह के हमारे पास फूल है, फ्लावर है। तो कितने तरह के हमारे पास फ्लावर है? तो हमारे पास 15,000 तरीके के हमारे पास में फ्लावर है। फ्लावर की जो स्पीसीज है वो है आर एंडेमिक इंडिजिनियस टू इंडिया। इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फौना। देखो ये तो हमने बात करी फ्लोरा की, अब यहाँ बात करेंगे हम फौना की। फौना के लिए भी इंडिया रिच है। इट हैज मोर देन 81,000 ऑफ एनिमल स्पीसीज। कितनी एनिमल स्पीसीज इंडिया के अंदर, कितने तरह के जानवर पाए जाते हैं? तो 81,000 स्पीसीज, 81 तरह के जानवर पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। द कंट्री हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स और 1200 तरीके के बर्ड्स पाए जाते हैं। स्पैरो हो गई, क्रो हो गया, पिकॉक हो गया, इस टाइप से 1200 स्पीसीज पाए जाते हैं। देयर आर 2500 स्पीसीज, 2500 जो स्पीसीज है वो है हमारी फिश की। फिश की स्पीसीज भी कितनी है? 2500 और मोर देन मतलब इससे भी ज्यादा स्पीसीज है इंडिया के अंदर। और 2500 स्पीसीज इंसेक्ट की पाई जाती है, जो थोड़े कीड़े मकोड़े बोलते हैं जिन्हें, इंसेक्ट की भी पाई जाती है 2500। तो ये वो डेटा है जो इंडिया के अंदर फ्लोरा और फोना का है। कितने स्पीसीज है? एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर थ्रेटेन्ड लिस्ट। देखिए एटलीस्ट जो 10% इंडिया में है वाइल्ड फ्लोरा को रिकॉर्ड किया गया है। वाइल्ड फ्लोरा कितने हैं? 10% और 20% मैमल्स है, मैमल्स फौना, ठीक है। और ऑन थ्रेटेन्ड लिस्ट, जो कि थ्रेटेन्ड लिस्ट में है, जो मतलब खत्म होने की कगार पर है। 20% मैमल्स है और 10% वाइल्ड फ्लोरा है जो खत्म होने की कगार पर है। ओके नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज इन
इंडिया विच आर इन क्रिटिकल कंडीशन। देखिए एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो डेंजर जोन में है, जो खत्म होने की कगार पर है, उसको बोलते हैं हम एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो जिसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है, खत्म होने की कगार पे है, मतलब अब खत्म होने वाली है या फिर खत्म हो भी चुकी है, बहुत सारी ऐसी हैं। तो कौन कौन सी है? देखिए चीता, चीता खत्म हो रहे हैं। पिंक हेडेड डक, पिंक कलर की जिसका हेड है डक। माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट एंड प्लांट्स भी है लाइक मधुका, जिसको हम महुआ भी बोलते हैं, वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुए की वाइल्ड वेराइटी है। एंड होबेबार्डिया, हेपेपोटो यूरेनिया, ये क्या है? ये एक स्पीसीज है, कौन सी? ग्रास स्पीसीज, एक टाइप की घास है। ये सारी क्या है? ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक मतलब खत्म होने वाले हैं ये लोग। इनको अब सेव करना है, बचाना है, कि अगर हमें आने वाली जनरेशन को दिखानी है ये सारी चीजें, तो हमें इन सारी चीजों को सेव करके रखना पड़ेगा। ये सारे डेंजर जोन में है। अब देखिए वैनिशिंग फॉरेस्ट है। वैनिशिंग फॉरेस्ट क्या? लोकल फॉरेस्ट कवर 24.01%, 78.92 मिलियन हेक्टेयर। जो वैनिशिंग फॉरेस्ट ने कितना एरिया कवर कर रखा है? ये इतना एरिया कवर कर रखा है किसने? लोकल फॉरेस्ट ने, ठीक है। 78.92 मिलियन हेक्टेयर का एरिया लोकल फॉरेस्ट का है। डेंस फॉरेस्ट का एरिया कितना है? 12.24% है। जो ओपन फॉरेस्ट है उनका 8.99% है, और मैनग्रोव जो है 0.14% है। ये वो एरिया है जो फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है, कर रखे हैं किस फॉरेस्ट के पास कितना एरिया है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब देखिए सिंपल सी बात ये बताइए कि कंजर्वेशन क्या होता है और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन जरूरी क्यों है, बताइए बताइए क्यों जरूरी। देखिए कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को बचाना। अब जो वाइल्ड लाइफ है ना, और देखो वो भी लिविंग बीइंग है और ह्यूमंस भी लिविंग बीइंग है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। सपोज अगर ह्यूमन नहीं रहेगा तो क्या वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेज हैं या वाइल्ड लाइफ है, क्या वो सरवाइव कर पाएगी विदाउट ह्यूमन? नहीं सरवाइव कर पाएगी। और अगर वाइल्ड लाइफ रहेगी तो ह्यूमन भी सरवाइव, अगर वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगी तो ह्यूमन भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जितनी नीड हमें उनकी है उतनी ही नीड उन्हें भी हमारी है। इसलिए किसी एक का भी खत्म होना हमारे पूरे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होगा। इसलिए हमें इन्हें क्या करना है? कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, अपने लिए भी, अपनी जो आने वाली हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी हमें इन चीजों को क्या करके रखना है? सेव करके रखना है, बचा कर रखना है। ओके, तो ऐसे कौन से स्टेप हैं कि जिसकी वजह से हम इनको बचा सकते हैं? गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से प्लान चलाए हैं जिसकी वजह से इनको सेव किया जा सकता है? तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम सेव क्यों करेंगे? वाई डू वी नीड इट? इसकी जरूरत ही क्या है हमें? देखो फर्स्ट तो क्या है, हमारी जो इकोलॉजिकल लाइफ सिस्टम है हमारा, ठीक है, जो हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिस्टम है, डाइवर्स सिस्टम है, इसको बचाने के लिए हमें कंजर्व करने की जरूरत है। अगर मैंने बताया था ना सर्कल है, साइकिल है, अगर एक भी इसमें से निकल के खत्म होता है तो किसी दूसरे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम देखो फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो वाइल्ड लाइफ तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया, उनके हैबिटेट खत्म हो गए, उन फूड खत्म हो गया, वो कहाँ पर रहेंगे? वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई। अब वाइल्ड लाइफ को अगर हम खत्म करेंगे तो फॉरेस्ट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। उनको सेव कौन करेगा? कौन रहेगा उन फॉरेस्ट में? इसलिए सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो कंजर्वेशन है वो प्रिजर्व करता है किसे? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको सॉरी उसको बचाना है। एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक वाटर, एयर एंड सॉइल। और हमारे लिए क्या यूजफुल है? हम सपोर्ट करेंगे वाटर के लिए, एयर के लिए एंड
सॉइल के लिए, सॉइल हमें बेस्ट तभी मिल पाती है कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है। अगर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होंगे तो हमें एक गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल हमें नहीं मिल पाएगी। फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमें एयर नहीं मिलेगी, वाटर की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इट प्रिजर्व्स द ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। ये जब हम इन्हें प्रिजर्व करके रखेंगे, बचा कर रखेंगे, तो स्पीसीज की ग्रोथ बढ़ेगी और उनकी जो ब्रीडिंग है वो भी बढ़ेगी, ब्रीड बढ़ेगी। एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी फिशर्स ऑन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। क्रॉप वेराइटीज है, फिशर्स हो गए एंड एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब ओशन में अगर हम ओशन को ज्यादा यूज करेंगे तो अगर फिश को मार देंगे तो क्या ओशन बचेगा? ओशन भी खराब हो जाएगा, उसमें रहने के लिए कोई नहीं बचेगा, तो क्या फायदा ऐसे ओशन का? कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली ओशन के ऊपर डिपेंड है, जिनकी जो लाइफ है वो ही ओशन से चलती है, क्योंकि वो फिश का यूज करते हैं, उनको मार्केट में सेल करके। इवन जो कोस्टल रीजन पे रहने वाले हैं वो तो खाते भी फिश को ही है, तो उनकी तो लाइफ ही खत्म हो गई ना, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है तो उनकी लाइफ खत्म हो गई, अब वो क्या खाएंगे? तो इसलिए इन चीजों को प्रिजर्व करना, इनको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोगों की जो लाइफ होती है वो उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हम फॉरेस्ट प्रॉपर खत्म कर देंगे, नए जो पेड़ है उनको नहीं लगाएंगे, तो ऐसे लोग जो प्रॉपर फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड है, उनकी लाइफ कैसे चलेगी? वो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? स्टेप्स टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। ऐसे कौन से स्टेप उठाए गए हैं जो फॉरेस्ट लाइफ को कंजर्व करेगा? ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं? तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? इन द 1960s 1970 कंजर्वेशन डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। देखिए 1960 और 1970 में कंजर्वेशन की डिमांड की गई थी कि कंजर्वेशन बहुत ज्यादा होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स बहुत ज्यादा कट हो रहे थे, एनिमल्स को बहुत ज्यादा मारा जा रहा था, उनको हंटिंग की जा रही थी, पोचिंग ट्रेडिंग की जा रही थी एनिमल्स की, तो जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा कट हो रहे थे। तो इसका इफेक्ट सब पर पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोगों पर ही पड़ेगा, इन चीजों का इफेक्ट सभी लोगों के ऊपर पड़ता है। इसलिए इस चीज को रोक लगाने के लिए ये जो प्रोग्राम थे, कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। इसमें पहला था, डिमांड किया गया था नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। कब स्टार्ट किया? 1960 से 1917 के बीच में स्टार्ट किया गया था। देन फॉर कंजर्वेशन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर उसके बाद में जो कंजर्वेशन गवर्नमेंट ने एक्ट चलाया उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इम्प्लीमेंट करके उन्होंने एक नया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चलाया। कब था? 1972 में चलाया गया था, 1960 से 1970 के बीच, और बाद में इम्प्लीमेंट करके उसको 1972 में चला गया था। क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में चला गया है वो क्या था? देखते हैं क्या था हमारे। देखिए, एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश्ड। पूरे इंडिया के अंदर में जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज थी उनको पब्लिश कर दिया गया कि किस किस को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को पब्लिश कर दिया गया कि जो एनिमल वाइल्ड लाइफ जो स्पीसीज है उनमें से किस किस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सेकेंड है, हंटिंग वाज बैन। हंटिंग को प्रॉपरली बैन कर दिया गया कि अब एनिमल्स को कोई हंट नहीं करेगा। टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सम एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्योंकि हंटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी तो जो एनिमल्स थे वो डेंजर जोन में जा रहे थे, मतलब खत्म होने की कगार पर थे। तो हंटिंग को प्रॉपरली बैन कर दिया गया कि अब हंटिंग नहीं होगी, तो जिससे कि जो उनकी बची हुई पॉपुलेशन थे उसको सेव कर लिया गया, उसको बचा लिया गया। ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ वाज रिस्ट्रिक्टेड। जो ट्रेडिंग होती थी एनिमल्स की ट्रेडिंग, उनको एक शहर से दूसरे शहर भेजा जा रहा है, उनकी स्किन को जैसे एलिफेंट के टीथ को, एनिमल्स की बोन्स को ट्रेड किया जा रहा है, उनको मार के जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जो सप्लाई की जा रही थी उसको भी प्रॉपरली बैन कर दिया गया था। हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ वर गिवन लीगल प्रोटेक्शन, और उनके जो हैबिटेट्स थे उसको भी वाइल्ड लाइफ के थ्रू प्रॉपर प्रोटेक्शन दी गई। अब जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए उनके जो हैबिटेट्स होंगे वो मेनली क्या होंगे? फॉरेस्ट होंगे। तो फॉरेस्ट को भी कट करना प्रॉपरली बैन कर दिया गया कि फॉरेस्ट को कट
नहीं किया जाएगा। देखो क्योंकि अगर फॉरेस्ट कट होंगे तो वो जो एनिमल्स वो कहाँ रहेंगे, फिर वो रोड पे आएंगे, फिर रोड पे एक्सीडेंट होगा, सामने दिखेंगे तो कोई भी उन्हें इजिली मार सकता है, इसलिए फॉरेस्ट को भी कट होना प्रॉपर बैन कर दिया गया। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर एस्टैब्लिश, नेशनल पार्क बनाए गए कि जिनमें इन एनिमल्स को रखा जा सके, एक तरह से आप इनको जू भी बोल सकते हो, ठीक है। और कुछ सेंचुरीज बनाई गई, स्टैब्लिश की गई, जिनके अंदर इनको बचा के वहां पर रखा जा सके और इनको प्रॉपर फूड वगैरह न्यूट्रिशन फूड अप्लाई किया जा सके। मैनी प्रोजेक्ट वर स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक एनिमल्स, और कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे जिसमें पर्टिकुलर एक एक एनिमल को लिया गया था, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। अब टाइगर एंडेंजर्ड स्पीसीज थे, खत्म होने की कगार पे थे, उनको बचाना था, तो उनको बचाने के लिए स्पेशली कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके अंदर क्या था कि इसको सेव करना है। जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसमें टाइगर्स को बचाना था। तो सिर्फ टाइगर के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे और भी एनिमल्स है जिनके लिए इस टाइप के प्रोजेक्ट चलाए गए थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 इंक्लूडेड मैनी स्मॉल क्रिएचर। उसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चलाया गया 1980 से 1986 में। इसमें किसी बड़े एनिमल के लिए नहीं, छोटे छोटे एनिमल्स के लिए प्रोटेक्शन किया जा रहा था। लाइक बटरफ्लाई हो गई, मॉथ हो गए, बीटल्स हो गए, ड्रैगन फ्लाई हो गए, हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। ड्रैगन फ्लाई, मॉथ, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, इन सबको भी किसमें, प्रोटेक्टेड स्पीसीज में काउंट किया जाने लगा। मतलब इनकी भी जो स्पीसीज थी वो कम हो रही थी, तो इनको अभी क्या किया जाने लगा, इनका भी प्रोटेक्शन किया जाने लगा, जिससे इनको भी सेव किया जा सके, इनको भी कंजर्व किया जा सके, या इनको भी बचाया जा सके। इन 1991 6 plant species are also added to protected list। 1991 में प्लांट्स की जो स्पीसीज थे उनको वैसे प्रोटेक्शन दिया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बट उसके बाद में 1991 में 6 प्लांट स्पीसीज और थी जिनको ऐड किया गया था प्रोटेक्शन लिस्ट में, कि इनको भी क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। ओके, गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीसीज एनिमल्स। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट निकाले जिसमें से कुछ एनिमल्स और भी थे जिनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। वो कौन कौन से थे, देखा, फर्स्ट तो था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि मैंने आपको बता दिया, जिसके बारे में हम सबके तो नहीं बट हम प्रोजेक्ट के टाइगर के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो चलाया था वो क्या था, हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें जो टाइगर था वो खत्म हो रहे थे। लोगों ने सुना भी था कि टाइगर्स को इंडिया से बाहर कंट्री से इंडिया में मंगवाया गया है क्योंकि इंडिया के अंदर खत्म हो रहे हैं टाइगर, तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। एशियाटिक लोयन रेइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चलाया गया था। एशियाटिक जो लोयन थे वो भी खत्म हो रहे थे, तो इसके लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट चलाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, घड़ियाल, उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, इंडियन क्रोकोडाइल, घड़ियाल के लिए, कि इनको भी बचाया जा सके। नेक्स्ट है आपका ब्लैक बक। ब्लैक बक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया। ब्लैक बक को राजस्थान में चिंकारा भी बोलते हैं, तो ब्लैक बक को भी कंजर्व करने के लिए क्या चलाया गया था, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था चिंकारा, राजस्थान में। और राजस्थान में कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो ब्लैक बक को पूजा भी करती है, मतलब वर्शिप भी करती है, तो इसलिए इसको भी बचाने के लिए कंजर्वेशन या फिर प्रोटेक्शन एक्ट चलाए गए थे। नेक्स्ट है आपका राइनोसोरस प्रोजेक्ट। राइनोसोरस को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया। स्नो लेपर्ड, जो स्नो लेपर्ड होते हैं, स्नो वाले एरिया में पाए जाते हैं, उनको भी बचाने के लिए क्या चलाया गया, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। तो ये वो कैटेगरीज थे या फिर वो एनिमल्स थे जो डेंजर जोन में थे, मतलब खत्म होने की कगार पे है। अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ना के बराबर बची हुई है, तो लास्ट ऑप्शन सिर्फ ये बचता है हमारे पास कि हम ऐसे प्रोटेक्शन एक्ट चलाएं जिसके थ्रू हम इनको सेव कर सके, हम इनको बचा सके। ओके, तो चलिए हम, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए अब हम इस सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट हम यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो क्या था, क्यों चलाया गया था। ओके, टाइगर इज वन ऑफ द कीस्टोन स्पीसीज इन फैनुअल वेब। फैनुअल वेब मतलब जो पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ है, इसमें अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर एक ऐसा क्रिएचर है जो
की स्टोन है, जिसकी मजबूती मतलब हर चीज में टाइगर बोला जाता है, जिसकी स्पीड इतनी हाई है, मतलब अलग ही लेवल है। टाइगर को बोले तो उसका एक अलग ही लेवल है पूरे के पूरे एनिमल वेब में, पूरे के पूरे जो एनिमल स्पीसीज है उसके अंदर उसका कलर, उसकी स्किन, उसकी स्पीड, मतलब हर चीज सबसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये खत्म हो गए तो थोड़े से मतलब जिस कंट्री में अगर टाइगर नहीं है तो उसके लिए थोड़ी सी शर्म वाली बात है कि मतलब ये कंट्री में टाइगर नहीं है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट और अलग स्पीसीज है टाइगर की। The authorities realized that the tiger population has down to 1827। जो अथॉरिटी है हमारी, अथॉरिटी को कब पता चला कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, डाउन हो रही है 1827 में। देखो टाइगर की पॉपुलेशन कम होने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? जो पहले के जो लोग थे जब वो हंटिंग करते थे तो उनका हंटिंग का मेन क्या होता था कि टाइगर को शूट करना है, मतलब अपनी पावर दिखानी है कि हम पावर है या फिर हम राजा हैं, अगर हम टाइगर को शूट करेंगे तो लोग हमें पावरफुल बोलेंगे। तो इसलिए वो ज्यादातर हंटिंग किसकी करते थे? टाइगर की हंटिंग करते थे। उनको टाइगर को मारना उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि इस बंदे ने क्या करा, टाइगर को मारा है। फ्रॉम एन एस्टिमेट 55,000 एट द टर्न ऑफ दिस सेंचुरी। देखिए 1827 में इन्हें पता चला कि जो टाइगर थे वो डाउन हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो कितने थे? 55,000 टाइगर थे, उसके बाद धीरे 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 ये गो डाउन होने लगे, कम होने लगे थे। मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर पोचिंग फॉर ट्रेड, और मेजर थ्रेट्स जो था ना वो हंटिंग से भी ज्यादा था पोचिंग फॉर ट्रेड, उनको पकड़ना, पकड़ के उनका ट्रेड करना। पोचिंग का मतलब होता है किडनैप करना, उनको किडनैप किया जाता था और किडनैप करने के बाद उनका ट्रेड किया जाता था। तो ज्यादातर जो मेजर थ्रेट्स था, जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी वो ये थी कि टाइगर्स की पॉपुलेशन को पकड़ रहे थे और उनको पकड़ के क्या कर रहे थे, उनका ट्रेड किया जा रहा था। श्रिंकिंग हैबिटेट, उनका जो हैबिटेट था वो श्रिंक हो रहा था। कैसे श्रिंक हो रहा था? टाइगर, अब देखो किसी के घर में टाइगर नहीं रहता, रोड पे बाहर गलियों में टाइगर नहीं घूमते, टाइगर रहते हैं फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा था? फॉरेस्ट को कट किया जा रहा था। जो उनका हैबिटेट था वो श्रिंक हो रहा था, छोटा होता जा रहा था, तो उनके लिए रहने के लिए भी जगह नहीं बची थी, इसलिए वो अपने आप ही कुछ मर रहे थे। डिप्लीटेशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एडिसिंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो स्पीसीज थी वो बढ़ रही थी, ह्यूमन बीइंग बढ़ रहे थे तो फॉरेस्ट को कट कर रहे थे, जिसकी वजह से जो टाइगर्स थे उनके जो हैबिटेट है वो श्रिंक हो रहे थे। तो बहुत मेन रीजन है ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज का बढ़ना और टाइगर की स्पीसीज का कम होना। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, क्यों? क्योंकि उनके जो हैबिटेट थे वो खत्म हो रहे थे। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, और देखिए ट्रेड किस चीज का होता था? ट्रेड टाइगर्स की स्किन का, एंड यूज ऑफ देयर बोन्स, उनकी बोन्स का ट्रेड होता था। इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, टाइगर की जो बोन है उनको ट्रेडिशनल एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता था, स्पेशली इन द लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। तो जो स्पेशली लेफ्ट टाइगर थे उनकी जो पॉपुलेशन थी वो मतलब स्पीड में कम हो रही थी, स्लो हो रही थी बट स्पीड में। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइडेड हैबिटेट टू अबाउट 2-3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, फिर उसके बाद इंडिया ने और नेपाल ने क्या करा? हैबिटेट प्रोवाइड करे एनिमल्स को, 2 and 3 ऑफ द ट्वाइस एंड थ्राइस बोल सकते हो आप, उसके करीब इन्होंने पॉपुलेशन को हैबिटेट प्रोवाइड करे, जंगलों का बढ़ाना स्टार्ट किया वर्ल्ड में, जिसकी वजह से देश टू नेशन बिकम प्राइम टारगेट्स ऑफ पोचिंग एंड ट्रेडिंग। पोचिंग को और ट्रेडिंग को सबसे पहले इन दो कंट्री ने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया कि पोचिंग और ट्रेडिंग नहीं होगी। प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेनिंग इन द वर्ल्ड वाज लॉन्च्ड इन 1973। देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर था वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेनिंग, इसके लिए कैंपेनिंग स्टार्ट की गई थी, वर्ल्ड वाज लॉन्च 1973 में। कैंपेनिंग स्टार्ट की गई थी कि टाइगर सेव, टाइगर को बचाया जाए, सेव द टाइगर, सेव द टाइगर, इस टाइप से कैंपेनिंग की जा रही थी कि टाइगर खत्म होने की कगार में है तो इनको क्या किया जाए, इनको बचाया जाए। इसलिए 1973 में एक
कैंपेनिंग लॉन्च की गई थी और उस कैंपेनिंग का मेन पर्पस था टाइगर को सेव करना, कि टाइगर को कोई मार ना सके, ठीक है। इनिशियली इट शोड सक्सेस एज द टाइगर पॉपुलेशन वेंट अप टू 4002 in 1985 and 4334 in 1989। और इस कैंपेनिंग का जो रिजल्ट था वो भी हमें सक्सेसफुली देखने को मिला। क्या मिला? जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई। 1985 में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो 4002 थी, बट वही पॉपुलेशन 1989 में बढ़कर 4334 हो गई थी। मींस पॉपुलेशन बढ़ी है ना कि कम हुई है। In 1993 the population of the tiger had dropped to 3600, but 1993 में क्या हुआ था, जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल ही ड्रॉप्ड हो गई, बिल्कुल ही गिर गई। कितनी गिर गई थी? 3600 हो गई थी, मतलब टाइगर बहुत ज्यादा खत्म हो गए थे। इन 2014 जो 2000 में इनका जो नंबर था वो और भी ज्यादा कम हो गया था, 2226 हो गया। मतलब 19 के टाइम के बाद 2014 तक ये डेटा और भी ज्यादा कम हो गया। तो इसके लिए दे वर 39 टाइगर्स रिजर्व इन इंडिया। फिर उसके लिए टाइगर्स को रिजर्व कर दिया गया। उनको गवर्नमेंट, उनकी जो केयर थी वो गवर्नमेंट कर रही थी, तो उनको रिजर्व कर दिया गया। जो 39 टाइगर्स है उनको रिजर्व किया गया है कि अब उनके पास तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर सेव किया गया है, उनको कंजर्व करके रखा गया है। गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रख रखा है कि कोई इन तक पहुंच नहीं सकेगा, कोई इनको मार भी नहीं सकता। क्योंकि जब ये पॉलिसी चलाई गई थी उसके बाद भी लोग जो छिप छिप के टाइगर को हंट कर रहे थे, टाइगर को मार रहे थे। ओके, उसके बाद ही कुछ नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं इनको सेव करने के लिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसमें टाइगर्स को रिजर्व करके रखा गया है। नेक्स्ट है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर भी टाइगर को रिजर्व करके रखा गया है। उसके बाद है बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहाँ पर भी टाइगर्स को रिजर्व करके रखा गया है। नेक्स्ट है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान एंड मैनी मोर। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह और है जहाँ क्या है टाइगर्स को रिजर्व करके रखा गया है। तो ये कुछ वो नेशनल पार्क थे जहाँ टाइगर्स को और टाइगर्स के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, ऐसे स्पीसीज हैं जिनको रिजर्व करके रखा गया है। कोई इन्हें देखने जा सकते हो आप, बट इनको कोई हार्म आप नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, पोचिंग ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत तो लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आपका 1 या 2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो टॉपिक इसमें नहीं समझ आए, जो चीज इसमें नहीं क्लियर हुई, आप उसको मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। फिर बाकी जो इसके टॉपिक रह रहे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।